नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। संविधान चर्चा के दौरान राज्यसभा में सुनाई दी इमरजेंसी की गूंज। निर्मला सीतारमण बोली, कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए किए संशोधन। खड़गे का पलटवार, बोले संविधान से नफरत करने वाले संविधान का पाठ पढ़ाएंगे। आर्मी हेडक्वार्टर से 1971 की पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर हटाने के मुद्दे पर घमासान। कांग्रेस ने लोकसभा से किया वॉकआउट। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सरकार को घेरा, बताया सेना का अपमान। भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी से भी की मुलाकात। नई दिल्ली और कोलंबो के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी। निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधर कर बंद। रियलिटी, फार्मा, पीएसयू बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद। मेटल, आईटी, एनर्जी शेयर्स में दबाव। बगैर मंजूरी के नहीं चलेगा लोन देने का धंधा, सरकार लाएगी बिल। रिजर्व बैंक ने तैयार किया मसौदा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नहीं रहे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। लंबी बीमारी के बाद अमेरिका के अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने जताया शोक। संविधान लागू होने के 75 वर्ष के मौके पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और कहा कि कांग्रेस ने परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन किए और एक वक्त में पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि नेहरू के खिलाफ एक कविता पढ़ने के चलते शायर मजरूह सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया गया था। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया और कहा कि कांग्रेस जीएसटी लागू नहीं करवा पाई। जब मौजूदा सरकार ने जीएसटी लागू किया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने 1986 के शाहबानो केस का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए संविधान संशोधन कर दिया था। शाहबानो बेगम केस में जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आए, द कांग्रेस पार्टी पास्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony। सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे। वित्त मंत्री के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सही मायनों में संविधान को नहीं मानती। नेहरू और कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि नेहरू ने कुछ नहीं किया होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है। संविधान पर चर्चा दोनों सदनों में राजनीतिक वार पलटवार बनकर रह गया है। आखिर क्यों? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। सेना मुख्यालय से 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा से बॉयकॉट कर दिया। उधर संसद के बाहर
प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सेना का अपमान है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरेंडर वाले पेंटिंग को हटाकर वहां पर एक लेक की फोटो लगाई है और उस फोटो में महाभारत और चाणक्य की भी तस्वीर है। हालांकि हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि 1971 जंग में पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर अब दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में लगाई गई है। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। प्रधानमंत्री म्यूजियम के सदस्य इतिहासकार रिजवान कादरी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की कस्टडी में नेहरू से जुड़े कुछ पेपर हैं, उसे पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी को लौटाया जाए। इससे पहले भी वो सोनिया गांधी को लिख चुके हैं। ये पत्र एडवीना माउंटबेटन से उनके पत्राचार से संबंधित है। रिजवान कादरी ने यह कहा कि मैंने सोनिया जी को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि नेहरू कलेक्शन से 8 कार्टन विड्रॉ किए गए हैं, उसे वापस संस्था को पहुंचाया जाए या फिर स्कैन करने की अनुमति दी जाए। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। मिनिस्टर म्यूजियम है, इसका मतलब है, और उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री पर भी जहां तक मुझे पता चला है वहां है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री से कहने लगूं कि रोज आप जो ट्वीट करते हैं, इंटरनल मेल भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, वो हमें दिखाइए, तो क्या सच होगा? 51 से ज़्यादा डब्बे होंगे आपके और अमित शाह जी के बीच में क्या बात होती है वो हमें बताइए, क्योंकि म्यूजियम में तो आपका नाम भी है। ये कोई इसमें कुछ तर्क है क्या? अगर हम कहें कि आप सीक्रेट में जितनी बातें करते हैं हमें बताइए। चलिए अब खबर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की। रविवार को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें 39 विधायकों को शपथ दिलवाई गई। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर ये संख्या कुल 42 हो गई है। फडणवीस सरकार में 19 भाजपा, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री बने हैं, लेकिन शिंदे सरकार के 12 मंत्रियों को इसमें जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि कुल 19 नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें से अभी तक 42 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, जबकि एक सीट खाली रखी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो ये 385 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 100 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? जैसे कि आपने बताया कि डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक दबाव तो डेफिनेटली हमें देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच एक बार देख लेते हैं कि बाजार में किस तरीके का स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहा है। गेनिंग साइड में निफ्टी की बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी लैब में करीबन 2% का इजाफा देखने को मिला है, इंडसइंड बैंक 1.5%, एचडीएफसी लाइफ 0.5% और साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी करीब 0.5% की हमें एक बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग साइड में टाइटन का नंबर सबसे पहले आता है, 2% की कमजोरी, अडानी पोर्ट्स 1.5%, हिंडाल्को में 1.5% और इनफैक्ट टीसीएस भी आज करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। गेनिंग साइड की बात करी जाए तो ओबरॉय रियलिटी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट सारे ही रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स देखें हम तो वहां पे अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट हुडको में 6%, सुंदरम फाइनेंस में हमें 5.5% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी करीबन 5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय हेक्साकॉम करीबन 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एचपीसीएल में 2% का डाउनसाइड देखने को मिला है। टोरेंट पार में भी करीबन 0.25% और कोलगेट में भी हमें 1.5% की एक कमजोरी देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए।
मल्टीप्लेक्स शेयर पीवीआर में सुस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, बावजूद इसके पीवीआर का शेयर चलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है कि पिछले कई साल से निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं मिला है? पीवीआर की पूरी पिक्चर समझते हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन से। तो मिताली बताएं, फिल्में हिट हो रही हैं, बावजूद इसके रिटर्न के मोर्चे पर पीवीआर फ्लॉप क्यों है? तो पीवीआर की जो ये फिल्म की दास्तान है कि शेयर्स चलते नहीं हैं ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के बावजूद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। आइनॉक्स के साथ मर्जर के बाद भी जो सिनर्जी इफेक्ट है वो शेयर के प्राइस में देखने को नहीं मिली। साथ ही जो पीवीआर का स्क्रीन प्ले है ये भी काफ़ी हमें कमज़ोर नज़र आया है और पिछले 3 सालों में निवेशकों को बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। अगर प्राइस रिटर्न की बात की जाए तो 1 महीने में 3% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 20% गिरावट देखी गई है शेयर में, वही 3 साल में 11% तक टूट चुका है ये शेयर। अब बात करें कि इस साल 2024 में जो सबसे बड़ी मूवीज़ रही उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, तो अभी तक पुष्पा 2 ने 900 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही स्त्री 2 जो रिलीज़ हुई थी वहाँ पे 700 करोड़ का कलेक्शन उन्होंने किया, कल की 375 करोड़। भूल भुलैया 3 की बात करें तो वहाँ 281 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला और डेडपूल और वुल्वरीन और बैड न्यूज़ भी इसी साल रिलीज़ हुई थी। इसके बाद हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी में सालाना बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की गिरावट देखने को मिली है। और उसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो Q2 FY24 के जो प्रॉफिट्स थे वहाँ में 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दिया था, पर Q2 FY25 में आते आते वहाँ नेट लॉस दिखाई दिया है 12 करोड़ का। तो जो पीवीआर का रेवेन्यू है उसका ब्रेकडाउन समझते हैं तो टिकट जो सेगमेंट है वहाँ से 51% कंट्रीब्यूशन आता है। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस से 32% का कंट्रीब्यूशन, विज्ञापन से 7% और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं वहाँ से 10% कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो इन्हीं सोर्सेज में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली है। जो रेवेन्यू मूवी टिकट से आता है वहाँ 25% गिरावट है, खाने पीने से 18% की गिरावट और उसके अलावा विज्ञापन से भी 7% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें तो फुटफॉल भी 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता नज़र आया है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 61 बेसिस पॉइंट्स भी वहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब गिरावट के पीछे जो वजह है तो देखा जाए तो कौन है इनके पीछे के विलन्स, तो OTT के बढ़ते क्रेज़ के कारण अब जो लोग हैं वो अब घर पे मूवीज़ देखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी नज़र आई है और प्रॉफिट शेयरिंग में भी यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आई है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस का जो रेवेन्यू है जैसे हमने देखा वो सालाना बेसिस पे कम होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब जो फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस दी है कि वो अपनी जो डेट्स है उससे मुक्त होना चाहते हैं, जिसके लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने बताया है वो लिक्विडेट करके 300 से 400 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाएंगे और 50 नई स्क्रीन्स लगाने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। तो ये थे पीवीआर आइनॉक्स के कुछ इनसाइट, जिससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा है कि क्यों ब्लॉकबस्टर मूवीज़ चलने के बाद भी शेयर में हमें मोमेंटम देखने को क्यों नहीं मिलता। शुक्रिया मिताली पीवीआर की पूरी पिक्चर समझाने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के भारत दौरे पर हैं। इस मौके पर आज वो राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में दिसानायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा, ऊर्जा और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पर्यटन को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री ने योजनाओं की घोषणा की, जिसमें रामेश्वरम और तलाई मनार के बीच शुरू होने वाली फेरी सर्विस भी शामिल है। अब रामेश्वरम और तलाईमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू की जाएगी। बौद्ध सर्किट और श्रीलंका के रामायण ट्रेल के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने पर भी काम किया जाएगा। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए अनेक प्रयासों में, उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा।
महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का चेहरा बदलने जा रहा है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना बनाई है। जल्द ही यहां नए टर्मिनल की शुरुआत होगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है। जी, प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे और इसमें से लाखों लोग ऐसे होंगे जो एयर कनेक्टिविटी का सहारा लेंगे प्रयागराज आने के लिए, और इसके लिए प्रयागराज एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम प्रायोरिटी पे रखा गया है। विमानन मंत्रालय हर दिन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और इसकी निगरानी खुद पीएमओ के द्वारा की जा रही है। जो प्लान बनाया गया है, 31 दिसंबर से पहले नया टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो है वो कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त लगभग 6500 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी है। प्रेजेंट जो टर्मिनल है उसमें उसे बढ़ाकर 8500 की जाएगी और नए जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसमें लगभग 17000 जो स्क्वायर फीट है उसकी कैपेसिटी है, यानी कि दोनों मिला के 25000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की कैपेसिटी प्रयागराज एयरपोर्ट के पास हो जाएगी और इसके साथ ही जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इस वक्त किसी भी समय लगभग 550 लोग हैंडल कर सकती है प्रयागराज एयरपोर्ट, जिसे बढ़ाकर जो है 850 किया जाएगा और अल्टीमेटली कुंभ से पहले इसे लगभग 1500 किसी भी समय में जो पैसेंजर्स हैं वो वहाँ पे आ पाएंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो बोर्डिंग ब्रिजेस हैं अभी 2 ही हैं, इसे बढ़ाकर 3 किया जाएगा और अल्टीमेटली 6 करने की बात हो रही है। 23 नए डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। इंडिगो और अलायंस एयर की तरफ से जो है उनकी सहमति आ गई है। एयर इंडिया इस पे काम कर रहा है और कोशिश की जाएगी कि कम से कम उस दौरान जब कुंभ चल रहा है कई नए शहरों से प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ताकि जो फेयर बढ़ रहे हैं इस वक्त उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके। साथ ही जो पार्किंग बे है, यानी कि कितने एयरक्राफ्ट एक टाइम में पार्क हो सकते हैं, अभी सिर्फ 4 हैं, जिसे बढ़ाकर 15 कर दिया जाएगा महाकुंभ से पहले। और आखिरकार जो पूरा एयरपोर्ट है उसे त्रिवेणी के कॉन्सेप्ट पे सजाया जाएगा। हर जगह आर्टवर्क्स आपको दिखाई देंगे। लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े इसके लिए जो उड़ान यात्री कैफ़े है वो लगाए जाएंगे, जहां की रीजनेबल दामों में जो है लोगों को चीज़ें मिल पाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एयरपोर्ट से लेकर त्रिवेणी तक के लिए जो बसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ाई जाए। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए।